द वाइपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़े लेजेंड, बेहतरीन लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन हो सकता है कि आपको कभी भी दोबारा चैंपियन बनते हुए ना दिखें। अब देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर नॉइस आएगी तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन में ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा अवॉइड करना। और यहाँ पे मैं एक सीरियस इशू में बात करने वाला हूँ, जो कि है रैंडी ऑर्टन। अब देखो, रोमन रेंस डबल चैंपियन है, ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ लेजेंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे दो लेजेंड्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही बड़े परफॉर्मर हैं, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको ध्यान नहीं दे रही और ना ही बाकी लोग कोई बात करते हैं। वो हैं रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स। लेकिन इस वीडियो में आज हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे मेरे को ऐसा 3 रीजंस लगता है जिसकी वजह से आपको रैंडी ऑर्टन चैंपियन कभी भी दोबारा बनते हुए नहीं दिखेंगे। उन्हीं 3 रीजंस के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में टाइम लैप्स दे दूंगा, जितने भी रीजंस के बारे में मैं बात करूंगा, तो वहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको लगातार देखो पूरा, तो यहाँ पे आपको डिटेल में पूरी बात समझ में आएगी। अब देखो, 2020 में कोविड के टाइम पे अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा होगा, तो रोमन रेंस की एब्सेंस में रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैंडी ऑर्टन ने अपने हील के कैरेक्टर को वहां पे निभाया था, जहां पे रैंडी ऑर्टन ने बिग शो, ड्रू मैकिंटायर और बाकी कुछ बेहतरीन सुपरस्टार्स के साथ मैचेस लड़े थे। लेकिन हो सकता है कि शायद तक वो 2020 में आप आखिरी बार रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनते हुए देख रहे थे, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन की अभी की एज है और जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन इंजरीज का सामना कर रहे हैं और बाकी के जो 2 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसके कारण से रैंडी ऑर्टन कभी भी आपको दोबारा चैंपियन बनते हुए नहीं देखेंगे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे पहला रीजन जो है वो है खुद ट्रिपल एच। अब देखो, विंस मैकमैन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड थे और उसके बाद से अब ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टेक ओवर किया। अब देखो, दोनों के बीच में जो बुकिंग्स हैं, इन दोनों का जो काम करने का तरीका है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहां पे ट्रिपल एच थोड़ा सा हार्डकोर रेसलिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, वहां पे विंस मैकमैन ऐसा कहा करते थे कि भाई मेरे सुपरस्टार्स, मेरे एम्प्लॉयज को रेफलर्स मत बोलो, वो सुपरस्टार्स हैं, वो एंटरटेनर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रिपल एच के स्टेटमेंट्स देखोगे रिसेंट में, तो ये बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं, मैं इनको रेफलर्स बोलता हूँ, मैं कंपनी को रेफलिंग के हिसाब से देखता हूँ, ना कि एंटरटेनमेंट कंपनी के हिसाब से देखता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ट्रिपल एच हमेशा यंगर सुपरस्टार्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। जिस तरीके से वो कैरियन क्रॉस को लेके आए क्लेफर्ड द कैपिटल में, और उसके पहले रोमन रेंस के साथ जिस तरीके से कैरियन क्रॉस ने वो स्टोरी लाइन की थी, छोटी सी स्टोरी लाइन थी, लेकिन कैरियन क्रॉस आपको देखने को मिले। जिस तरीके से नए नए सुपरस्टार्स यहाँ पे आ रहे हैं, सोलो सिकोआ ब्लड लाइन में आ रहे हैं, और जिस तरीके से एनएक्सटी के सुपरस्टार्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो यहां से आप देख सकते हो कि भाई ट्रिपल एच बहुत ही लंबा देखने की कोशिश करते हैं और वो एक रेसलर में अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप विंस मैकमैन को देखोगे ना, तो विंस मैकमैन कंपनी में 2 या 3 सुपरस्टार्स को टॉप में रख के और बाकी की कंपनी को आसपास चलाया करते थे। मतलब देखो, आप शुरू से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा सा भी अगर आप गौर से देखोगे, तो वहां पे दी अंडरटेकर हमेशा से आपको टॉप में देखने को मिलते थे। उसके बाद जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन और आसपास फिर बाकी के सुपरस्टार रहते थे। अब यहाँ पे विंस मैकमैन को एज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई विंस मैकमैन ने गोल्डबर्ग को चैंपियन बनाया था फील्ड को हरा के। तो कुछ इस तरीके से विंस मैकमैन भाई टीआरपी और मैचेस में इनकम को ज्यादा ध्यान में रखते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रिपल एच को देखोगे, तो यहाँ पे जब से ट्रिपल एच ने यहाँ पे हैंड ओवर किया है, तो लेजेंड्स को चैंपियनशिप के आसपास भी नहीं रख रहे हैं। और जब मैंने बात की लेजेंड्स को आसपास नहीं रख रहे हैं, तो भाई देखो, रैंडी ऑर्टन 17-18 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को भी मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच मौके तो देंगे, लेकिन कभी भी वो चैंपियन बन नहीं पाएंगे, चैंपियनशिप के आसपास जरूर रह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस फर्स्ट रीजन को जोड़ता हूँ एक सेकंड रीजन से, वो है रैंडी ऑर्टन की एज। अब देखो, मान लो अगर एक बार ट्रिपल एच एग्री भी कर दे कि भाई रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाना है, तो यहाँ पे आपको रैंडी ऑर्टन की एज देखनी पड़ेगी। अब करंटली रैंडी ऑर्टन 42 साल के हो चुके हैं और इस वक्त रैंडी ऑर्टन अपनी इंजरीज से जूझ रहे हैं। अब देखो, हो सकता है कि आपको इसी साल रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनते हुए दिख गए होते, क्योंकि रोमन रेंस के साथ समर फ्लैम में जो ब्रॉक लेसनर ने मैच दिया था, उसकी जगह भाई विंस मैकमैन ने रैंडी ऑर्टन का नाम पिच किया था और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ही चैलेंजर होने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई समर फ्लैम के आते ही रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए और ऐसी भयानक इंजरी हुई कि भाई उनके बैकबोन में ही दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे वो सर्जरी कराने वाले हैं अगले महीने। अब स्पोर्ट्स कीड़ा की एक रिपोर्ट के हिसाब से रैंडी ऑर्टन की 2 सर्जरी होनी है, जहाँ पे एक सर्जरी उन्होंने करा ली है और यहाँ पे दूसरी सर्जरी उनकी नवंबर में होने वाली है। और यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स कीड़ा के अगर आर्टिकल को पढ़ा होगा और यहाँ पे रेसलिंग यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो इंजरी का स्टेटस है वो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। यहाँ पे अगले साल डे 1 पेपर व्यू और रॉयल रंबल तक होने वाले रैंडी ऑर्टन यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन इस बार आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
अब जब इंजरी हुई थी तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने अपने इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं डे 1 तक वापस आने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि देखो एक दूसरी सर्जरी जो होने वाली है, अगर पॉसिबली ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है, अगर ये सर्जरी हो रही है तो भाई अगले साल रॉयल रंबल में भी शायद तक रैंडी ऑर्टन आपको देखने को ना मिले। अब अगले साल तक रैंडी ऑर्टन 43 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे देखो रैंडी ऑर्टन की इंजरी के बाद जो रैंडी ऑर्टन की बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है, तो वो डिपेंड करता है कि रैंडी ऑर्टन कितने अच्छे मैचेस को दे सकते हैं। अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने एक और स्टेटमेंट दिया था भाई इंटरव्यू में। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आरकेओ देने में मेरी बैक बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूं कि बहुत ही ऊपर की जगह से आरकेओ देने की। तो कुछ इस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने अपने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं। और अगर मैं यहां से बोलूं तो भाई ये चैंपियन बनने के लक्षण तो नहीं है। अब देखो एज इफ नॉट जस्ट अ नंबर, आप अवॉइड नहीं कर सकते कि मतलब एज ज्यादा हो रही है फिर भी हम उसी तरीके से परफॉर्म करें। अब देखो गोल्डबर्ग का स्पीयर और जैक हैमर नहीं है कि भाई 55 साल की भी एज में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार दें। एक चैंपियन बनने का एक अलग ही नजरिया होता है और एक स्पीयर डिलीवर करने का एक अलग ही तरीका होता है। तो WWE की क्रिएटिव टीम ट्रिपल एच और एज तो एक दो रीजन से, अब यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन जो होने वाला है वो है भाई बाकी के WWE सुपरस्टार। अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनेंगे तो बाकी के सुपरस्टार्स को दिक्कत होगी। अब यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि भाई चैंपियनशिप के लिए जो चैलेंजर्स है ना, जो डिजर्विंग सुपरस्टार्स हैं वो रैंडी ऑर्टन से ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे आप काउंट करना शुरू करो, कोडी रोड्स अपना रिटर्न करने वाले हैं अगले साल। तो अगर वो अगले साल रिटर्न करते हैं ना तो आप मेरे को खुद कमेंट करके बताना कि जिस तरीके से कोडी रोड्स को कंपनी ट्रीट कर रही है ना, तो वो रैंडी ऑर्टन को पहले चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देगी या कोडी रोड्स को। अब अगर कोडी रोड्स चैंपियन बनते हैं ना तो भाई यहाँ पे साल से 1.5 साल तो आप उसको चैंपियनशिप दे दोगे, तो यहाँ पे वो रैंडी ऑर्टन का टाइम तो और चला जाएगा। उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर भी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे और आपको सेथ रॉलिंस का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेथ रॉलिंस भी 2 साल से लगातार मैच हार रहा है। तो यहाँ पे आप सेथ रॉलिंस को भी चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो, कोडी रोड्स को भी आप मौका दोगे। अब ड्रू मैकिंटायर भी रहेंगे और भाई देखो डे 1 पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर भी हैं, तो ब्रॉक लेसनर का भी फ्यूचर डिपेंड करता है चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के सामने बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। और फिर देखो अगर मैं चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करूं ना तो अगले साल द रॉक आएंगे शायद तक, अगर रेसलमेनिया में वो आ रहे हैं तो रेसलमेनिया तक तो भाई रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप रहेगी। तो यहाँ पे रेसलमेनिया तक तो रैंडी ऑर्टन वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस आने के बाद भी उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि भाई देखो कोडी रोड्स वहां पे रहेंगे और बाकी के भी आसपास के बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई कोडी रोड्स से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको रैंडी ऑर्टन में दिखता है या कोडी रोड्स ही दिखते हैं। अब देखो इन 3 सुपरस्टार्स के अलावा अगर मैं किसी और सुपरस्टार्स की बात करूं तो भाई रेटेड आर एज का रिटायरमेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होगा रैंडी ऑर्टन के चैंपियन ना बनने का। अब 2023 में एज ने अनाउंस किया है कि वो रिटायर होने वाले हैं। अब यहाँ पे क्योंकि अगर एज रिटायर होंगे तो भाई बहुत से लोग चाहेंगे कि ये चैंपियनशिप को चैलेंज करके रिटायर हों, और अगर एज किसी भी चैंपियन को चैलेंज करेंगे तो वो पॉसिबली रेसलमेनिया के बाद होने वाला है, शायद तक समर स्लैम में। क्योंकि देखो रेसलमेनिया का स्टेटस तो मैंने पहले ही बता दिया, कोडी रोड्स आएंगे नहीं तो द रॉक आएंगे, तो रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप रहने वाली है। तो समर स्लैम तक चैंपियनशिप चेंज होने के आसार हैं, और समर स्लैम तक एज अगर चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को, उसके बाद फिर रोमन रेंस रिटायर करते हैं, तो यहाँ पे एज का भी पूरी स्टोरी लाइन चलेगी अगले साल। तो देखो एक चीज मैं 110% बताता हूँ कि अगले साल 2023 में भी रैंडी ऑर्टन आपको चैंपियन नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखो उस वक्त तक रैंडी ऑर्टन 43 से 44 साल के हो चुके होंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार्स रहेंगे। मैंने पहले ही बोला कि भाई यहाँ पे देखो कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। एजे स्टाइल्स भी हैं, उनको भूलना मत। तो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जो चैंपियन बनने को डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि भाई रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बना देने वाले हैं। हाँ, रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। जिस दिन रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे उनको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनने के बहुत ही कम दावेदार हैं। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भाई क्या आपको लगता है कि मतलब रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और कमेंट करके एक बार और बताना कि भाई अभी रैंडी ऑर्टन के एक्टिव ईयर कितने बचे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब एक्टिव रैंडी ऑर्टन कितने दिन तक रेसल कर सकते हैं, कितने साल तक? अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लगता है कि भाई 2 से 3 साल तक रैंडी ऑर्टन एक्टिव रह के मतलब हर मंडे नाइट और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन मतलब WWE में पूरे रेगुलर तरीके से
रह सकते हैं, WWE में रेसल कर सकते हैं। 45 से 46 साल के बाद होने के बाद मेरे को लगता है कि रैंडी ऑर्टन पार्ट टाइमर बन जाएंगे। जिस तरीके से उनकी बैक हर्ट होती है, जिस तरीके से उनकी इंजरी सामने आ रही है ना, अगर एक दो इंजरी और भी हुई तो आपको देखने को मिलेगा कि रैंडी ऑर्टन भाई केवल पेपर व्यूज में आएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका प्रेडिक्शन किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।